हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एडिशनल क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। केस स्टडी जहां कल छोड़ी थी वहीं से। बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच गुरप्रीत इज अनेबल टू अप्लाई एंड इज परपेचुअली ऑन अ लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ। और बी पार्ट कहता है बेटा ही इज़ अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन एंड ऑफर फेयर वेजेस टू हिज एम्प्लॉई सो दे कैन अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेम एंड एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन ब्रॉट इनटू इफेक्ट बाय गुरप्रीत। बेटा ए पार्ट में कहता है कौन सा प्रिंसिपल नहीं लगाया, और बी पार्ट में बताता है पूरी एक लाइन कोट करके दी हुई है किसमें कौन सा प्रिंसिपल लगा हुआ है। सर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ आती है? वर्ड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई याद है बेटा, तो इसके लिए तो मुझे कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना। बी पार्ट का आंसर तो सीधा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई है। ए पार्ट के लिए पढ़ लेते हैं। कहता है बेटा गुरप्रीत इज रनिंग अ रिटेल मार्ट इन वाराणसी टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज अंडर वन रूफ टू द बायर। द एम्प्लॉई टर्नओवर इन हिज बिजनेस इज वेरी हाई एंड ही इज परपेचुअली ऑन अ लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ। The fact of the matter is that he lacked managerial skills and assigned work to his employee on ad hoc basis without letting them settle down in a specific work. यहाँ तक सारी बात हो गई। सर कौन सा प्रिंसिपल नहीं लगा रहा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। बेटा एक बार सुन लो कैसे बोल रहा हूँ मैं। बाबू होता क्या है, कहता है वो वर्क असाइन करता है एड हॉक बेसिस पर। एड हॉक मतलब एज पर रिक्वायरमेंट। आज आया एम्प्लॉय, आज प्रोडक्शन में जरूरत है आज वहाँ काम कर लो, आज परचेज में जरूरत है आज वहां काम कर लो। कहता है विदाउट सेटलिंग डाउन इन अ स्पेसिफिक वर्क, एक वर्क पे सेटल नहीं होने देता किसी को, ठीक है ना बेटा। और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहती है बेटा? एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी दो एक जॉब पर ताकि बेटा वो परफॉर्मेंस शो कर पाए, एक मिनिमम टेन्योर तो उसको रहने दो एक जॉब पर। क्लियर हो गई बात? चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाबू सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट कहती है आइडेंटिफाई द टू फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन। बेटा मेरे को दो फीचर आइडेंटिफाई करने हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। हमने पढ़े हैं 7 के 7 फीचर। बेटा पहले आप रीड करोगे, करना जरा रीड। बेटा 3rd लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं केस। तरुणा डिसाइड्स टू गाइड तान्या थ्रू हर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग हर अवेयर ऑफ अ इंपॉर्टेंट फैक्ट about management and practice. She tells her that neither the principle of management provide ready-made straitjacket solution to all the managerial problem, nor they are not rigid perspective which have to be followed absolutely. बेटा दो अलग अलग बातें। कहते हैं ना तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। सर ये बात लिखी गई है, नोट्स में भी लिखी गई है जनरल गाइडलाइन में। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ जनरल गाइडलाइन है कि ऐसा प्रिंसिपल लगाने पर ऐसा रिजल्ट आ सकता है, 100% आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देते नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और बेटा उसने ये भी बोल दिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड पर्सपेक्टिव नहीं है, सर फ्लेक्सिबल होते हैं। याद है स्केलर चैन का एग्जाम्पल दिया था आपको बेटा, ठीक है ना। ए हमेशा ऑर्डर लेता है ओ से, हमेशा, डेथ के बाद भी उसकी नहीं ना। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। बाबू अगला क्वेश्चन, राज एंड सिमरन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यहीं चला दी इन्होंने। लो जी बेटा सबसे पहले आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको बताने हैं, यानी कि फ्योल के प्रिंसिपल। पढ़ना शुरू करना बेटा। केस पढ़ रहा हूं मैं। Raj and Simran are both qualified eye surgeon and good friends. After obtaining a COP, they decided to pursue a career of their own choice. Raj starts an eye care center in a city, whereas Simran join a government hospital in a small village. They meet after a long time in a party. Raj invites Simran to visit her eye care center, and she accepts his invitation. She observed at his clinic there is a fixed place for everything and everyone, and it is present so that there is no hindrance in the activity of cleaning. बेटा ये लाइन है ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक जगह है और बेटा उसके क्लिनिक में हर चीज उसी जगह पर थी ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो पाए एक्टिविटी में। सर याद है उस दिन मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे इसके ऊपर बहुत सारे।
बेटा चौक पड़ी है लाइब्रेरी में और बुक्स पड़ी है क्लासरूम में, कौन सा प्रिंसिपल तोड़ रहे हो? ऑर्डर। चौक की जगह क्लासरूम है, बुक्स की जगह लाइब्रेरी है। टूल किट का मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा, मैंने फॉरमैन का कैबिन का एक एग्जाम्पल दिया था आपको, तो मैंने 4 या 5 एग्जाम्पल दिए थे इस ऑर्डर प्रिंसिपल को समझाने के लिए। आगे बढ़ना, कहता है ऑल्सो राज ऑलवेज टेंड्स टू रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद द स्टाफ मेंबर। बेटा स्पिरिटिक ऑप्स बोला है भाई ना ये बात बाबू, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से आइडेंटिफाई करना है इसलिए स्पिरिटिक ऑप्स। अगर बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट होते तो बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो जाता। लास्ट लाइन, लेटर ऑन राज शेयर विद हर that he always deals with lazy staff sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. Equity, ये लाइन पहले भी आई है एक केस में, है ना, कल भी आई थी ये लाइन। बेटा नेक्स्ट केस पढ़ना शुरू करेंगे, ये मैं पढ़ूंगा केस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक प्लान टू अप्लाई इन हिज बिजनेस। बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है और गिन के 4 हैं, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है बेटा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। पढ़ो जी, कहता है बेटा ऋतिक is desirous of setting up a small factory to manufacture different kind of eco-friendly packaging material. He proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method। ये क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इससे ये पूरी लाइन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूँ। ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अवॉइड। बेटा अगली लाइन बाद में पढ़ता हूँ, पहले इसका मतलब बता देता हूँ। बेटा लिखा हुआ है ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दोनों में वर्ड लिखा है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है बेटा केयर ऑफ एम्प्लॉय जस्ट लाइक अ फादर। मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय की केयर वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक बाप करता है अपने बच्चे की, ठीक है ना। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल केयर ऑफ एन एम्प्लॉय जस्ट लाइक अ फादर। बाबू ध्यान रखना, कई टीचर बोलते हैं कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल वर्ड देखो ना तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिख देना, कोई कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लिख देना। बेटा इससे कुछ क्लैरिफाई नहीं होता क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल में लिखा गया, एनसीईआरटी में दोनों जगह पर ये वर्ड है। आपको कोई और एक हिंट चाहिए होगा, लिखना मत इसको देखकर कुछ भी, ठीक है जी। अब पढ़ता हूं आगे, कहता है इन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट दैट मे इमर्ज बिटवीन हिम एंड द वर्कर। सर ये कहां पर बात आती है क्लास कन्फ्लिक्ट? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का हिंट आ गया, आगे बढ़ो। कहता है मोर ओवर ही प्लान टू सीक द ओपिनियन ऑफ हिज वर्कर बिफोर टेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड ऑल्सो ऑफर इंसेंटिव टू देम फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सजेशन फॉर द बिजनेस। बेटा उनकी ओपिनियन लेता है, उनके सजेशन लेता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना जी। बढ़े आगे, चलो जी। बेटा नेक्स्ट केस स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। पहले आप पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़कर बताना, ओके हो जाएगी। वैसे बेटा दोनों वर्ड के हिंट है, स्टैंडर्डाइजेशन के भी सिंप्लीफिकेशन के भी। पहले बात हो रही होगी बेटा कि एक्सीलेंस अचीव करना है क्वालिटी में, मैन के लिए स्टैंडर्ड, मशीनरी के लिए स्टैंडर्ड, ये सब बातें स्टैंडर्डाइजेशन में। और उसके बाद बेटा प्रोडक्ट लिमिटेड, वैरायटी, साइजेस, डायमेंशन। बेटा अननेसेसरी वैरायटी को, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट खत्म करना है। ये सब बातें कहाँ होती हैं बेटा? सिंप्लीफिकेशन में, कि अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करो। अगर कोई चीज़ आपको नुकसान दे रही है, चाहे वो साइज़ है, कोई पर्टिकुलर प्राइस है बेटा, कोई अननेसेसरी वैरायटी है, बंद कर दो ना। ज़बरदस्ती थोड़ी होता है बेटा लॉसेस वाली चीज़ों को घसीटना। याद है मैंने लैक्मे क्रीम, वो नटखट की बात करी थी, 2-3 एग्जाम्पल और भी दिए होंगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट केस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान दैट अंशुल मे इम्प्लीमेंट सो एज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। सही मायने में अगर मैं ढंग से इसको पढ़ रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कि ऐसा कोई बोनस प्लान सजेस्ट कर दो जिससे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में, तो ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। सर और किसी जगह वर्ड ही नहीं आते ये, ठीक है ना, फिर भी एक बार देख लो तसल्ली के लिए। Anshul owns a small scale factory where utility items are prepared from the waste material like paper mache item
paper and cloth bag, decorative material. Over the past few weeks, he is observing that the productivity of one of his efficient worker, Ramdas, is going down. So he decides to probe into the matter and confront Ramdas one day. On being asked, Ramdas shared with Anshul that he has deliberately slowed down in his work, as many of the less efficient workers often pull his legs, saying that there is no need for him to be more efficient when everybody is being paid at the same rate. केस समझ में आया? अंशुल ने पूछा तो रामदास ने क्या समझाया कि मेरे बाकी सारे कलीग मेरी लेग पुलिंग करते हैं ये बोल के कि तेरे को एफिशिएंट होने की क्या जरूरत है, हम सबको भी तो तेरे बराबर ही पैसे मिलते हैं, हम कौन सा काम करते हैं, तू भी स्लो हो जा, वो भी स्लो हो गया। कहता है बेटा, टेकिंग अ लेसन फ्रॉम दिस इनसाइट, Anshul decides to implement an incentive bonus plan so as to differentiate between the efficient and inefficient worker. सर इसका सॉल्यूशन क्या है? एफिशिएंट वर्कर को आप हाई पीस वेज दो और इनएफिशिएंट को लो पीस वेज, अपने आप सुधर जाएंगे बेटा। याद है, एक यूनिट कम बनाने पर 1400 का नुकसान। मेरा एग्जांपल ध्यान आया होगा शायद आपको। चलो जी बेटा, नेक्स्ट केस, in the context of the above case, can Mr. Bhardwaj be held responsible for the loss of deal? Why or why not give a suitable reason in support of your answer? और B part also explain the related principle. ठीक है जी, पढ़ते हैं। Swaraj is running an office furniture showroom. Most of his clients are businessmen and they prefer to buy goods on credit. Keeping in mind, he has given the power to the sales manager, Mr. Bhardwaj, to offer a credit period of only 20 days while negotiating a deal with the buyer. स्वराज ने क्या करा बेटा, मिस्टर भारद्वाज जो सेल्स मैनेजर उसको पावर दे दी 20 दिन का उधार देके सामान बेच दे, मैक्सिमम 20। ऑन अ स्पेसिफिक डे मिस्टर भारद्वाज फाइंड दैट इफ ही कैन ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days एज एन एक्सेप्शन टू द प्रोस्पेक्टिव बायर, is likely to finalize a highly profitable deal for the business. So Mr. Bhardwaj requests Swaraj to grant him additional authority for offering a credit period of 30 days in the interest of the business. बेटा उसने रिक्वेस्ट करी स्वराज को, ऑनर को, कि मेरे को 30 दिन उधार देने तो थोड़ी एडिशनल अथॉरिटी दे दो, एक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल डील हमारे बिजनेस के लिए वो हमारे फेवर में आ जाएगी। बट स्वराज रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड हिज अथॉरिटी एंड एज अ रिजल्ट द डील इज नॉट फाइनलाइज। बेटा भारद्वाज रिस्पॉन्सिबल है क्या इस डील के फाइनलाइज होने के लिए? नहीं। क्यों बेटा? अथॉरिटी थोड़ी दी आपने, अथॉरिटी देते तभी तो रिस्पॉन्सिबल ठहराते, जब आपने एडिशनल अथॉरिटी नहीं दी तो किस बात की उसकी जिम्मेदारी। और पूछा क्या, कौन सा प्रिंसिपल? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस। आप रिस्पॉन्सिबल तब तक नहीं ठहरा सकते जब तक इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी नहीं दे सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। इनिशिएटिव क्या होता है? जब एम्प्लॉय के सजेशन पे कोई चीज मान ली जाए। हम मानी नहीं ना, तो उसने ये थोड़ी पूछा कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट करा, वॉयलेट पूछता तो लिखता ना। चलो जी बेटा, बात ओके, इतनी बात ओके है बेटा? नहीं, आज के लिए तो नहीं, खैर इतना रखते। अरिहंत की बुक निकालो, अरिहंत की बुक से बेटा 50 क्वेश्चन कर रहे हो आप, 50 क्वेश्चन अरिहंत की बुक से करने हैं। मैं अभी प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा। अरिहंत से आप 30 क्वेश्चन पढ़ देना, कोई भी प्रॉब्लम आए कल भी ले सकते हो आप। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल अभी ऑफ रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।